नमस्कार। आज की वीडियो में शुरू करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यूपी के पेपर में दिया हुआ है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यूपी पेट में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक फटाफट क्वेश्चन की रीडिंग ले लेता हूँ और आप समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये लिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से लोथल की खोज किसने की। ठीक, तो इसका आंसर होता है SR राव। मतलब हम लोग को एक चीज़ देखना है कि किस स्थल की खोज किसने की थी, ये हमको पढ़ना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, हड़प्पा का कौन सा स्थल 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक ना, तो उसका आंसर होता है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज किसने की थी? जो JP जोशी ने 1967-68 में किया था। तो धौलावीरा में तीन प्रकार, मतलब नगर का नियोजन जो था 3 टाइप का दिखाई देता था। हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे अंदर फिर पढ़ाया जाएगा। तो अंदर जैसे ये निकलता है कि मोहनजोदड़ो जो था, चाहे हड़प्पा, ठीक, उचला प्रदेश या निचला प्रदेश, ठीक ना, तो इस टाइप में बटा हुआ था। और धौलावीरा जो है, धौलावीरा राजधानी को रिप्रेजेंट करता है। एक राजधानी टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, उसी से चीज़ को शो करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहले कपास का उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखा जाता है और यूनान के लोग कपास को सिंडोन कहते थे। ठीक, और सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था जो थी सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेशी व्यापार पर टिकी हुई थी। और ये लोग वहाँ पे यूनान में, या फिर कह सकते हैं मिस्र में, और फिर मिस्र में नहीं, वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये लोग जाके अपना कपास बेचते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो मतलब होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। ठीक, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, मतलब पढ़ेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ पाया जाता है। तो सुरकोटदा में। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं जो कंटेंट तैयार किया है हमने। और आज से इसी टाइप से धीरे धीरे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, उसका आंसर क्या होगा सुन लेना, और उस क्वेश्चन के फॉर्मेट समझ गया कि मतलब क्या एक फैक्चुअल डेटा, साइट का खोज किसने किया है और किस स्थल पे क्या चीज़ पाया जाता है, इसी चीज़ को हमको पढ़ना है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा हम बेसिक बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक अदैतिहासिक स्रोत मिलता है। ठीक ना, तो अदैतिहासिक हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि जिसमें साक्ष्य तो मिले, एविडेंस मिले, जैसे कोई सामान मिले, वहाँ पे लोग दीवार बना के रहते हैं, लोगों के बर्तन निकलते हैं, कुछ खेलने के सामान मिलते हैं, बट लेकिन जो वहाँ की जो लिपि मिली गई है, ठीक ना, लिपि जो हैंडराइटिंग जो लिखा गया है अभिलेख, वो पढ़ा गया हुआ नहीं है। ठीक ना, तो उसे कहते हैं अदैतिहासिक। मतलब जिसका लिपि ना पढ़ा जा सके, लिपि ना पढ़ा जा सके, बस कुछ साक्ष्यों को देख के कुछ एज्यूम किया जाए कि कैसा क्या था, तो उसे कहते हैं अदैतिहासिक इतिहास खंड। मतलब इतिहास का वो क्षेत्र, वो भाग जिसके लिपि को पढ़ा ना जा सके। अगला, ठीक है, और इसका जब लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है तो इसका प्रमुख स्रोत क्या हो गया, पुरातात्विक खुदाई करने से जो हमको चीज़ मिलता है उसी को हम आधार मानते हैं इसके ज्ञान के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना मेटलर्जी जानते थे। मेटलर्जी मतलब 2 धातुओं को जोड़ के एक तीसरी धातु जो बनाना। तो ये लोग टीन और तांबे को मिला के, ठीक ना, तांबा का 90% और टीन का 10% मिला के कांसा बनाते थे, जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक ना, जिसे हम इस समय ब्रॉन्ज कहते हैं। ये नगरी सभ्यता थी। ठीक ना, और इसका हम करते हैं कि इसका कार्यकाल, मतलब ये कब से कब तक थी। तो एक जो सबसे प्रमाणित माना जाता है, इसका कार्यकाल 2350 BC से लेके 1750 BC तक माना जाता है। ये जो कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाला गया है। कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 का प्रयोग करके, ठीक, कार्बन 14 कार्बन का समस्थानिक होता है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है। कार्बन 14 क्या है, ठीक। तो ये मैच्योर परिपक्व काल कहलाता है। कब से कब तक?
2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का, ठीक है। और तिथि निर्धारण करने के लिए ये हम कार्बन डेटिंग से किसी चीज़ का तिथि निर्धारित करते हैं। तिथि निर्धारित करने के लिए एक और विधि होती है डेंड्रोलॉजी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, जो ये मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ के बीच में पेड़ की तना को काटते हैं तो मोटे मोटे रिंग छल्ले पड़े होते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर, छल्लों की संख्या के आधार पर उस पेड़ की आयु बताई जाती है कि वो पेड़ कितना पुराना है, ठीक ना। तो यही तरीका होता है डेंड्रोलॉजी में, उस टाइम के किसी पेड़ को, लकड़ी को पाके किया जाता है, ठीक है। तो डेंड्रोलॉजी कहाँ होता है, बिरबल साहनी संस्थान लखनऊ में, ठीक ना। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1500 स्थल पाए गए हैं। 1500 स्थल में से परिपक्व काल में केवल, लेकिन अगर हम नगरी सभ्यता में, मुख्य नगरी सभ्यता अगर देखे जाए तो केवल 6 साइटों को ही मुख्य नगरी स्थल में देखा गया है, मतलब रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार, ठीक है। तो ये जैसे हम दिखा रहे हैं लोकेशन में एरो बना के, सबसे पश्चिम में सुतकंडोर है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। और दास्त नदी के तट पर पड़ता है। उत्तरी में मांडा है जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे है। और पूर्वी में सबसे पूर्वी भाग जो है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, ठीक। और दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणतम पार्ट, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद, ठीक। पहली साइट हड़प्पा सभ्यता की, अगर हम सबसे पहला साइट कौन सा था, 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा, ठीक है। और हड़प्पा जो ये था रावी नदी के तट पर है, और ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में पड़ता है। आज के माउंट गोमरी ज़िला जो है इस समय का पाकिस्तान का पंजाब राज्य के माउंट गोमरी ज़िला में पड़ता है। 1921 में खोजा गया था, ठीक है। और 1921 में खोजा गया था और 1923 से इसमें काम जो है अच्छे तरीके से चल रहा है। हड़प्पा में देखेंगे तो नगर विभाजन जो है 2 भागों में किया गया है। जैसे हम अभी पढ़े हैं क्वेश्चन कि धौलावीरा में कितने नगर विभाजन किए थे, 3। तो एक यहाँ पे हड़प्पा में क्या होता है, 2 टाइप में होते हैं, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो पश्चिमी जो क्षेत्र था वो समृद्ध लोग रहा करते थे, हो सके तो वहाँ पे अच्छे शासक हों या फिर अच्छे जो समृद्ध जो भी लोग हों, ठीक ना। और उसको कहते हैं गढ़ी, ठीक। गढ़ी से ऐसे क्या है, मतलब पश्चिमी भाग। हड़प्पा साइट जो है उसका पश्चिमी भाग गढ़ी कहलाता था, जिसमें शासक वर्ग रहते थे। अब पूर्वी भाग निचला लोग, मतलब निचला भाग कहलाता है, जिसमें सामान्य जनता या गरीब लोग रहा करते थे। यहाँ पे एक कब्रिस्तान पाया गया है, तो जिसको R37 नाम दिया गया है, ठीक। वर्तमान बर्तन पर मछुआरों का चित्र भी मिलता है यहाँ पे, और शंख का एक बैल बना गया है, शंख का बैल, और स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, ठीक। जो जिसे माना जाता है उर्वरता की देवी, मातृ देवी, ठीक ना। मातृ देवी का इनको उपाधि दिया गया है, जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। ये हम सब हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा आइसिस देवी आइसिस के रूप में करते थे। जिस प्रकार से यहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग, स्त्री के गर्भ से पौधा जो निकल रहा है, स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकल रहा है उसको मात्र उर्वरता की देवी या मातृ देवी का उपाधि दे रहे हैं। उसी प्रकार नील नदी को मिस्र के लोग देवी आइसिस के रूप में मानते थे। यहाँ पे पीतल की एक इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी मतलब बैलगाड़ी या फिर भैंस को लगा के खींचा जाता था, ठीक ना। तो
ये जो इक्का गाड़ी रिप्रेजेंट ये करता था कि लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी का या फिर इक्का मतलब घोड़ा लगा के नहीं, बैल या भैंस इस टाइप के जानवर, पालतू जानवरों को लगा के ये लोग खींचते थे। और ईंट के वृत्ताकार चबूतरे पाए गए हैं यहाँ पे, ठीक। और उस चबूतरे में जौ और गेहूं के दाने दबे पाए गए हैं। अन्नागार यहाँ पाया जाता था, जो कि एक कमरा था। एक कमरे में अन्नागार पाया जाता था। तो एक क्वेश्चन ये भी आता था कि भारत में FCI मतलब इस समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों के अन्न को खरीद के अपने पास रखती है। तो उसी तरह अन्नागार का मतलब FCI का एक क्वेश्चन मान लिया जाता है। FCI का पहली बार FCI टाइप की संस्था कब बनी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही बनी थी, हड़प्पा स्थल पर, ठीक। तो जिसकी कमरे की आकृति कितनी थी? 45.71 मीटर गुणे 15.23 मीटर, ठीक। तो 45.71 इसकी लंबाई थी और चौड़ाई थी 15.23 मीटर। और ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है पूरे हड़प्पा स्थल की, ठीक। और अन्नागार जो है आप देख रहे हैं फोटो में, 6 पंक्तियों, 2 पंक्तियों में 6 का मतलब कमरे बने हुए हैं, ठीक। और मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंग पशु मतलब जिसके सिर पे सिंह हो उसका अंकन मिलता है। सबसे ज़्यादा श्रृंगन वाले पशु मिलते हैं। आगे पीपीटी में वो सब दिखाई देगा। और लिंग योनि के प्रतीक जो पत्थर पर बनाए गए थे, ठीक ना, लिंग योनि के प्रतीक जो आज हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिस लिंग की, उस टाइप का शिवलिंग मतलब मिलता है उस समय। तो मतलब धर्म का कुछ मुद्दा होगा तो पूजा वो लोग करते थे शिवलिंग की, माना जाता है। ऐसा कुछ कोई प्रूफ नहीं है। फिर आगे चलते हैं, अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िला में है। और इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। और यहाँ पे बृहद स्नानागार, ठीक ना, मतलब माना जाता है कि वो पवित्र कार्यों के लिए वो माना जाता था, जो कि इस ईंट का स्थापत्य था, ईंट से बना हुआ था। उसके दोनों सिराओं पर सीढ़ियाँ बनी थी, ठीक। और इसकी लंबाई जो है, क्वेश्चन पूछा गया है, लंबाई जो है 11.8 मीटर, ठीक। चौड़ाई जो है 7.01 मीटर तथा गहराई जो है 2.43 मीटर इसका गहराई है, ठीक ना। और सड़कें जो हैं यहाँ पर ग्रिड पैटर्न को मिलती थी, जैसे कि एक गली दूसरे गली से मिली हुई है, 90 अंश के कोण पर लंबवत सड़कें आपस में मिलती थीं, ठीक। यहाँ पे कांसे की नर्तकी मूर्ति मतलब एक नाचती हुई औरत की मूर्ति मिला है, जो कि कांसे की है सॉरी। और यहीं पर एक योगी मतलब एक पद्मासना में बैठे हुए एक योगी की मूर्ति है, जिसके अगल बगल, ठीक ना, एक साइड हाथी है तो दूसरे साइड गैंडा है, फिर उसके नीचे एक साइड चीता है तो दूसरे साइड भैंस है। इस टाइप का फोटो मिलता है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन। सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक। हाथी का कपाल खंड मतलब हाथी का कपाल मतलब सिर का खंड मिलता है मोहनजोदड़ो से, ठीक ना। घोड़े के दांत जो हैं मोहनजोदड़ो से मिलता है। और एक क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े थे, सुतगंडोर से घोड़े का वो मिलता है, सुतगंडोर से घोड़े का अस्थि मिलती है, ठीक ना। तो हम देख लेते हैं घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से और सुतगंडोर से, ठीक ना। और घोड़े के लोग घोड़ा यहाँ पे उपयोग नहीं होता था। घोड़े जो भारत में आते थे वो व्यापारी लोग, जो बाहरी व्यापारी आते थे, वो लेके आते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। अन्नगार हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए हैं। अन्नगार जो है सबसे बड़ा अन्नगार 45 सबसे बड़ा सॉरी वहाँ पे हमने
मोहनजोदड़ो में अन्नागार का साइज ये है, और हड़प्पा में जो है एक कमरे में है अलग टाइप में, और जो सबसे बड़ा अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में है। कंफ्यूज ना होना, आप यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करो। अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत, ना कि हड़प्पा में। हड़प्पा में अन्नागार है और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार है, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। और यहाँ पे अंडरग्राउंड, मतलब जैसे हम लोग सीवर लाइन बनाते हैं वैसे अंडरग्राउंड नालियाँ से पानी निकलती थी, और घरों में कुएँ पाए जाते थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में, मतलब पूरी सिंधु सभ्यता में मतलब सभी प्रकार के विविधता पाई गई हैं, मतलब जनजाति विविधता जो है पाई गई हैं, लेकिन सर्वाधिक जनजाति विविधता जो है मोहनजोदड़ो में पाई गई है। और सर्वाधिक मतलब मानवीय जो प्रजातियां होती हैं, ठीक ना, 5 टाइप की, उसमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरी लोग मोहनजोदड़ो में रहते थे। भूमध्य सागरी लोग सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो में रहते थे, फिर प्रोटोस्टलाइट, अल्पाइन और फिर मंगोलाइड लोग मोहनजोदड़ो में रहते थे। मतलब सबसे ज़्यादा मानवीय विविधता कहाँ मिलती थी? मोहनजोदड़ो में। फिर अब पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, चंदहुदड़ो के बारे में चलते हैं। चंदहुदड़ो के खोजकर्ता थे एमजी मजूमदार, जो कि 1931 में खोज किए थे, और खुदाई जो है मैके नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति ने किया था, ठीक ना। मनका का कारखाना, मनका मतलब जो पत्थरों का हार बनाया जाता था, ऑर्नामेंट होता है, ठीक ना, उसको बनाया मनका का कारखाना कहा जाता है। और लिपस्टिक का प्रमाण चंदहुदड़ो से मिलता है। और यहाँ पे कुत्ता जो है बिल्ली को दौड़ा रहा है, कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है, इसके फुटप्रिंट, पदचिन्ह पाए गए हैं। अलंकृत हाथी का खिलौना का प्रमाण पाया गया है चंदहुदड़ो से। और यहाँ की ईंट जो थी एक अर्धवृत्ताकार तरीके से बनी गई थी, चंदहुदड़ो, ठीक ना। चंदहुदड़ो अगर सी लिखें तो सी टाइप में बनता है, ठीक ना। तो अर्धवृत्ताकार ईंटा कहाँ पाया गया? चंदहुदड़ो से, ये स्पेसिफिक चीज़ है। और बाकी हर जगह स्थलों का ईंटा की साइज थी 4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई थी, और 1 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल जो है गुजरात में अहमदाबाद के पास, ठीक ना, भोगवा नदी के तट पर है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर कोई स्थल भोगवा नदी के तट पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसका आंसर लोथल होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भोगवा नदी के तट पर खंभात की खाड़ी के ऊपर अहमदाबाद में अवस्थित है ये, ठीक ना। और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे ज्वारीय बंदरगाह था, और फारस की मुद्रा / सील के मुहर यहाँ पाए गए हैं, ठीक। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये रिप्रेजेंट करता है। बाजरा और चावल के साक्ष्य यहाँ पर पाए गए हैं। तो मतलब समझिए, जौ और गेहूं के कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? बाजरा और चावल, लोथल में, ठीक ना। और घरों के दरवाजे जो हैं इसमें पीछे की ओर खुलते थे, मतलब एक्सीडेंट ना हो इसलिए डायरेक्ट मेन रोड पे लोगों के घर के दरवाजे ना खुलें, बल्कि अंदर पीछे गलियारे की ओर खुले, ठीक ना। नाग पूजा, ठीक ना, जो हम लोग सर्प पूजा करते हैं, सर्प का, नाग पूजा का साक्ष्य जो है यहीं से हमको मिलता है। और मृदभांड पर भी सांप का चित्र हमको देखने को मिलता है। अगला है बनावली जो है हिसार एक जगह है हरियाणा में, ठीक ना। तो जल निकासी व्यवस्था का यहाँ पे अभाव था, मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा ग्रामीण टाइप का था लोग, ठीक ना। सरसों की ढेर पाई गई यहाँ पे। मातृ देवी जो हम लोग वहाँ पे हड़प्पा में देखे हैं, मातृ देवी उर्वरता की देवी, तो उसी टाइप का यहाँ पे लघु मूर्तियाँ मिलती हैं। कहाँ से? बनावली से, ठीक। आगे कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा को जो है काली चूड़ियाँ, घग्गर नदी पर ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गंगानगर राजस्थान, ठीक ना। गंगानगर राजस्थान में ये है, अवस्थित है। अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता हैं। 1953 में अमलानंद घोष इसके खोज किए थे, ठीक। और हवन कुंड जो कि लोथल में भी मिलता है,
वहाँ मिस कर दिए थे, यहाँ सुन लीजिए। हवन कुंड लोथल में मिलता है और कालीबंगा में मिलता है। दोनों समुद्री इलाके हैं, ठीक ना। कालीबंगा और लोथल दोनों जगह मिलता है हवन कुंड। जूते हुए खेत और कच्ची ईंट मिलते हैं यहाँ पे। कच्ची ईंट मिलते हैं कालीबंगा में, ठीक। कच्चे ईंट मिलते हैं कालीबंगा में। और जो नाली में लोग यूज करते थे जो ईंट, वो पकी हुई होती थी। कालीबंगा में जो नाली में जो ईंट यूज होती थी वो पकी हुई होती थी। और कालीबंगा में बलि का प्रमाण मिलता है और लिंग और योनि का प्रमाण भी मिलता है, जो कि हम लोग हड़प्पा में भी देखे थे। घर में कुएँ मिलते हैं, जो हम लोग मोहनजोदड़ो में देखे थे। धान की भूसी हम लोग कहाँ देखे थे? धान की खोज धान लोथल में मिलता था, ठीक ना। तो धान की भूसी कालीबंगा में भी मिला है। आगे चलते हैं। धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नगर विन्यास 3 भाग में पढ़ लिए, क्वेश्चन पूछा गया यूपी SSS में। और शैलाकृत जलकुंड मतलब एक ज़मीन के अंदर, मतलब पत्थरों के अंदर, पत्थरों से घिरा हुआ शैलाकृत मतलब पत्थरों से बना हुआ जलकुंड, जहाँ की पानी संचय किया जा सके। और यहाँ पे स्टेडियम का भी वो हमको दिखाई देता है। साक्ष और बावड़ी मतलब जिसके चारों एक समुद्र कुंड नहीं, पानी का कुंड, तालाब जिसके चारों ओर से सीढ़ियाँ हो और वो गहराई में रहता है और सीढ़ियों से उतर के आदमी जाते हैं, ठीक। अगला है रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा इसको खोजे थे। और धूसर मृत भांड मिलते हैं रोपड़ से। और मानव का कुत्ते के साथ सावधान मतलब बरियल, मतलब जो आदमी गाड़ा गया रहता है मृत्यु के बाद, वो चीज़ मिल रहा है यहाँ पे रोपड़ से, कुत्ते और आदमी का साथ में। रंगपुर सौराष्ट्र में है, ये भी लोथल के बगल में ही है सौराष्ट्र में। और यहाँ पे भी धान की भूसी मिलती है। तो धान की भूसी कहाँ मिल गई हम लोग को? कालीबंगा से, लोथल से और रंगपुर से। सुरकोटदा कच्छ की खाड़ी में है। और जगपति जोशी 1964 में इसकी खोज किए थे। और घोड़े की अस्थियां यहाँ से मिल रही हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिलते हैं? सेलखड़ी से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिलते हैं? सेलखड़ी से। और सोनौली बागपत से 116 मानव कंकालों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं लिपि। अगर हम लिपि देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वर्णमाला है वहाँ 64 अक्षर पाए गए हैं, लेकिन संभावना ये है कि 250 से 400 तक यहाँ पे लिपियों में मतलब वर्ण, जैसे हम लोग क ख ग पढ़ते हैं 36 क ख ग होते हैं, 26 ABCD होते हैं, इस तरीके से 64 अक्षर इनके पास थे। लेकिन संभावना ये बनाई जा रही है कि 250 से भी 400 तक मिलेंगे अभी, ठीक ना। और ये लोग चित्रित रूप में, जैसे पेड़ का, पठार का, पहाड़ का, सूर्य का, चंद्रमा का, नहर का, मछली का, इस टाइप में कुछ यूज किए हुए हैं, ठीक ना। और इनकी जो स्टार्ट होती थी दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। और एक जैसे देखिए मैं बनाया हूँ सीढ़ी टाइप में ऐसे, तो दाहिने साइड से लिखना शुरू करते थे, बाएं आते थे। और यही मछली जहाँ जहाँ टर्न हो रहा है, कर्व बन रहा है, वहीं पर ये मछली होती थी और यहीं से बनती थी। तो ये सर्पिलाकार बाउस्ट फैंडम कहलाता है ये, ठीक, यहाँ की। और हाइरोग्राफिक लिपि जो है मिस्र की सभ्यता है। और किलाक्षर लिपि सुमेरियन सभ्यता है। सुमेरियन सभ्यता से ही सबसे पहले लिखने के साक्ष्य पाए जाते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब हम जान ही गए हैं कि ये लोग कांसा का निर्माण करते थे, तो जो और मनके का निर्माण करते थे। तो जो चीज़ कहाँ से ये लोग लेके आते थे, जैसे कि सोना ये कोलार कर्नाटक से लेके आते थे, मतलब दक्षिण भारत भी ये लोग यात्रा करते थे। तांबा ये लोग खेतड़ी राजस्थान से और ओमान से लेके आते थे। सीसा ईरान और अफ़गानिस्तान से लेके आते थे। टीन और चांदी जो है ईरान और अफ़गानिस्तान से लाते थे। गोमेद, ठीक, गोमेद एक पत्थर होता है जो कि राजस्थान से लाते थे। लाजवर्थ, ठीक ना।
बदख्शां से अफ़गानिस्तान में पड़ता है। लाजवर्त बदख्शां अफ़गानिस्तान से। फ़िरोज़ा मध्य एशिया से लाते थे। और चांदी जो है राजस्थान के जावर और अजमेर से। और इनका देखिए जो तौलने के लिए जो पद्धति यूज करते थे वो बाट का यूज करते थे। बाट जो है घनाकार होता था, वर्तुलाकार होता था, या फिर बेलनाकार होता था, या शंक्वाकार होता था। और ये 16 के मल्टीपल में होते हैं। जैसे 16, 32, 64 ऐसे होता है ना। 16, 32, 64 आगे और बढ़ते जाएगा 128 ऐसे। और पीछे आएंगे तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो मतलब इस तरह होता है। जैसे हम लोग का होता है 1 किलो, 2 किलो, फिर उसके बाद 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो और 25 किलो, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। उस तरह इनका नहीं होता था। 1 किलो, 2 किलो, 2 का दुगना 4 किलो, 4 किलो का दुगना 8 किलो, 8 किलो का दुगना 16 किलो, 16 किलो का दुगना 32 किलो, 32 का 64। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।